खैर सुनो, थ्योरी ऑफ कॉस्ट को पढ़ने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे सामने 4 बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर कहता है, कोई एंटरप्रेन्योर कहता है, हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, डिक्शनरी में UTH है ना, UNTH एंटरप्रेन्योर ही है। खैर, तो जब भी हम लोग प्रोडक्शन को करना है, प्रोडक्शन को हम पहले बता चुके क्या होता है, उसके एक अलग वीडियो है। तो लैंड को हम लोग देते हैं उसके रिटर्न के बदले में रेंट, लेबर को देते हैं हम लोग वेजेस या सैलरी, कैपिटल को देते हैं हम लोग इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को देते हैं हम लोग, उनका हिस्सा होता है प्रॉफिट्स। क्लियर? इसका मतलब इफ वी वांट टू अवेल द फैसिलिटी या सर्विसेज ऑफ लैंड, वी हैव टू पे आउट रेंट. Similarly, we have to pay wages to avail the services of labor, or we have to pay the salaries or wages to avail the services of a labor. या लेबर को लेबरर एक बेटर वर्ड होता है। लेबर का बेसिक मतलब होता है मेहनत, बट लेबरर का मतलब होता है मेहनत करने वाला। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस को ध्यान रखना। देन हम कैपिटल को देते हैं इंटरेस्ट। अगर हमने कोई भी तरह से पैसा लगाया है तो उसके बदले में हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। और फिर एंटरप्रेन्योर का सबसे आखिर में बचा हुआ रेसिडुअल होता है, वो क्या होता है? प्रॉफिट। Am I clear? Yes, sir. अभी एक सवाल यहाँ पे आ सकता है कि अगर जमीन हमारी है तो क्या हम रेंट देंगे, या हम खुद ही वहां पे मेहनत कर रहे हैं अपनी बिजनेस में, तो क्या हम वेजेस किसको दें? फिर अगर अपना पैसा खुद लगा रहे हैं तो किसको हम दें इंटरेस्ट? अगर हम खुद ही मालिक हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो रख सकते हैं। तो अब ये सारी चीजों के सवाल हमारे सामने आते हैं। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि वी एम्प्लॉय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, we employ the factors of production to undertake any productive activity, or to undertake any production activity, and for that we are paying these kinds of returns. So these returns are the payment that we are making. They are the payments that we are making in order to have the production, in order to undertake the production activity. तो हम कह सकते हैं कि लैंड को अगर हमें हासिल करना है, लैंड की सर्विसेज पानी है, लेबर की सर्विसेज पानी है, देन उनका प्राइस ये है ना। मार्केट में कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हर चीज का दाम होता है। तो क्या दाम है इन चीजों को लाने का? ये उनका दाम है। मींस दे आर दी, यू कैन से द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर हो गया यहां तक बात? तो कॉस्ट को बेटा जो टेस्ट दिया जाए उसको टेस्ट की तरह करो, डिस्कस ना करो। तो ये इन चीजों के सर्विसेज को पाने के लिए हम लोग क्या देते हैं? प्राइसेस। इनके प्राइसेस क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो द प्राइसेस दैट वी आर पेइंग इन ऑर्डर टू अवेल द सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इज नोन एज कॉस्ट। जो भी पैसा हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ rent, wages, interest and profit is known as cost of production. Am I clear? Yes, sir. तो कॉस्ट को अब यहां तक समझ में आ गया ना? कॉस्ट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेमेंट में ही समेटते नहीं है, बल्कि ये टाइम भी हो सकता है, ये एफर्ट्स भी हो सकते हैं, ये बहुत कुछ हो सकता है। जो भी हम प्रोडक्शन एक्टिविटी को अंडरटेक करने के लिए लगाते हैं वो सब कुछ क्या कहलाता है? कॉस्ट। हमारी हिंदी में कहते हैं लागत। क्लियर हो गई यहां तक बात? कोई दिक्कत? तो हमारी जो कॉस्ट होती है वो डिवाइडेड होती है इनटू 3 बेसिक पार्ट्स: एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड थर्ड इज नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? हम एग्जाम्पल्स का सहारा तो लेंगे ही समझाने के लिए। उससे पहले जो इसका बेसिक आपको एग्जाम में लिखना है वो भी हम बताते चल रहे हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मीन्स ऑल द मनी पेमेंट्स which any producer make in order to have the facility of these factors of production. What is the reason? हम क्यों सर्विसेज लेना चाहते हैं? To undertake the productive activity. तो जो भी पेमेंट्स हम करते हैं, मिसाल के तौर पे एक फर्म है, ये बहुत सारी चीजें इसके पास आ रही हैं, इन सब चीजों की मदद से क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके बदले इन्हीं ने इलेक्ट्रिसिटी ली थी तो उसके लिए इन्हीं ने क्या दिया? बिल दिया, पेमेंट किया। इसी तरीके से परचेज का बिल इन्हीं ने पे कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से मिसाल के तौर पे इन्हीं ने रेंट पे कर दिया, लेबर की वेजेस पे कर दी इन्हीं ने, बैंक को इंटरेस्ट पे कर दिया इन्हीं ने। ये सब क्या हो रहा है? These all things are the money payments that any producer is making in order to undertake any productive activity. Am I clear or not? अच्छा, अब तो हमने यहाँ पे आप लोगों से बात की कि एक्सप्लिसिट
कॉस्ट क्या है? जो पेमेंट्स एक प्रोड्यूसर कर रहा है किसी को उनकी सर्विसेज के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट के लिए ये पेमेंट्स क्यों कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट में ये पेमेंट्स क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द नीड, तो बताएगा? क्योंकि ये सर्विसेज, ये जो जिन लोगों से भी हम सर्विसेज ले रहे हैं या चीजें ले रहे हैं, हमारे पास वो चीजें नहीं थी, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का कोई साधन नहीं था, इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ये पेमेंट कर रहे हैं। हमारे पास इनपुट्स नहीं थे, दैट्स व्हाई वी आर परचेजिंग, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग द पेमेंट टू देम। हमारे पास जमीन की फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास जगह नहीं थी, तो हमने किसी से किराए पे ले ली, तो हमने उसको रेंट दे दिया। हमारे पास मेहनत करने वाले मजदूर नहीं थे, एम्प्लॉयज नहीं थे, तो हमने बाहर से बुलाया तो उनको वेजेस दे दी। हमारे पास बिजनेस में लगाने के लिए पैसा नहीं था, तो हमने इंटरेस्ट पे पैसा बैंक से लोन ले लिया। बात क्लियर हो रही है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसको पे की जाती है? टू द थर्ड पर्सन। किसको? थर्ड पर्सन। बिकॉज वी आर लैकिंग इन दैट पर्टिकुलर सर्विस और गुड्स, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग या वी आर हायरिंग दैट सर्विस या वी आर परचेजिंग दैट गुड्स। तो ये पेमेंट्स हम लोग ने कर दी है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? हमारे पास नहीं था, हमने खरीद लिया या सर्विसेज ले ली उनकी हमने किराए पे। फिर आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझना। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज अ इम्प्यूटेड कॉस्ट और इट इज अ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच वी ओन। जो चीजें हमारे पास हैं उनकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, मतलब हमारे पास खुद मौजूद है वो चीज, किसी और से हमें नहीं लेनी है, उसकी इम्प्यूटेड कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है कि अगर मेरे पास ना होती तो हम किसी से लेते, अगर हम किसी से लेते वो चीज तो हम कितना पैसा देते। ये है क्या? इम्प्लिसिट कॉस्ट। मिसाल के तौर पे इसी फर्म ने आगे चल के क्या किया? एक सोलर पैनल अपने के इंस्टॉल कर लिया, सोलर पैनल छत पे इंस्टॉल कर लिया, तो क्या अब, और ऑन ग्रिड किया, सॉरी ऑफ ग्रिड किया, ऑफ ग्रिड मतलब बैटरी से चल रहा है, पेमेंट नहीं करना है, बिजली विभाग को कोई पेमेंट नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि ये भी एक कॉस्ट है। कैसे? अगर मिसाल के तौर पे इसका बिल, अगर इससे कंजम्पशन ना होता, इससे इन्होंने जो यूनिट्स कंज्यूम करी, मिसाल के तौर पे महीने में 4000 यूनिट्स करी, कितनी की? 4000 यूनिट्स की। 4000 यूनिट्स फ्री में जला रहे थे, सूरज से उनके चार्ज होती थी बैटरी और उनका कंजम्पशन हो रहा था। अगर ये 4000 ऑफ ग्रिड ना होता और ये खंबे की मदद से, तार की मदद से इनका कनेक्शन आया होता, तो हम मोटा मोटा एक बिल मान रहे हैं, 4000 इंटू 8 कितना हो गया? 32,000 रुपए पे कर रहे होते। अगर दो ऑप्शन हो गए, अगर ऑफ ग्रिड बैटरी की मदद से 4000 यूनिट जला रहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को पेमेंट नहीं करना। लेकिन अगर बिजली के तारों की मदद से जला रहे होते, जो कि बिजली विभाग से आ रही होती लाइट, तो कितने रुपए का बिल आता है इनका? 32,000 का आता, जो नहीं आया क्योंकि वो चीज उनकी खुद की थी। तो 32,000 रुपए बच गए ना? बचे नहीं है, इसको अलग रख दो। किस नाम से? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये तुम्हारी क्या बनी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। नहीं समझे बात? समझ गए? नहीं समझे? दूसरा एग्जाम्पल, रेंट। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट। परचेज तो लेना ही पड़ेगा, बाहर से खरीदना ही पड़ेगा। अगर खुद ही बनाने लगोगे तो फिर प्रोड्यूसर का हो गए। रेंट, ये फर्म, ये जो फर्म थी एक घर में चल रही थी, ठीक है, ये एक घर है, इसके अंदर ये फर्म चल रही थी, मिसाल के तौर पे ये दुकान है, जो कि वो किराए पे लिए हुए थे, उसको उन्होंने खरीद लिया। जब ये किराए पे लिए हुए थे तो ये महीने का दे रहे थे 10,000 रुपए रेंट का। किसको दे रहे थे? फर्म दे रही थी मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स क्या थे? इसके लैंडलॉर्ड थे। क्या थे? लैंडलॉर्ड, मकान मालिक थे, दुकान मालिक थे, और ये फर्म इस दुकान मालिक को 10,000 रुपए महीना दे रही थी, क्योंकि ये जगह इनकी अपनी नहीं थी। इस फर्म ने इसी दुकान को हमें सिंप्लीफाई करने के लिए इसी दुकान को खरीद लिया। इसका मतलब लैंडलॉर्ड से अब कोई रिलेशन नहीं है। 10,000 रुपए महीने नहीं देना, एक बार में इन्हीं ने 10 लाख रुपए दे दिए। और ये जमीन, अब ये घर किसका हो गया? ये हो गया फर्म का, फर्म की प्रॉपर्टी हो गई। किसकी हो गई? फर्म की प्रॉपर्टी। ये जो 10,000 रुपए फर्म दे रही थी, ये क्या हो गए? बच गए।
बचे 10,000 रुपए। हम लोग ले मैन की तरह कहेंगे बच गए, मिस्टर एक्स को 10,000 रुपए नहीं देना है, हम कहेंगे बच गए, बचे नहीं है। फर्म फिर भी 10,000 रुपए के नाम से हर महीने रेंट निकालेगी और इसको कहेंगे क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये क्या बनी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। भले किसी को नहीं देना है लेकिन फिर भी अलग रखो, किस नाम से, इम्प्लिसिट रेंट या इम्प्यूटेड रेंट। ये है इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब कि पहले जब तक ये वो चीज़ हमारी अपनी नहीं है उसको पाने के लिए हमें कुछ पेमेंट करना था किसी थर्ड पर्सन को, लेकिन जिस दिन वो चीज़ हमारी अपनी हो गई या हमने उसको खरीद लिया, ओन करे हुए हैं, तो वो पैसा हमें किसी को नहीं देना है। जब हमें किसी को पैसा नहीं देना है तो वो पैसा अभी भी एज अ प्रोड्यूसर बच रहा है मेरे पास, लेकिन फिर भी वो मेरा अपना नहीं है, वो अभी भी इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से ही जाना जाएगा, वो कॉस्ट में ही शामिल रहेगा। Am I clear or not? एक और एग्जाम्पल दे देते हैं आसानी के लिए। ये फर्म है, बैंक से इन्हीं ने क्या लिया, लोन। क्या लिया, 10% के हिसाब से ये इंटरेस्ट दे रहे थे, मान लो 1 लाख रुपए। क्योंकि हमारे पास बीइंग अ फर्म होल्डर मेरे पास पैसा नहीं था, हमें पैसे चाहिए थे बिजनेस करने के लिए। हमने क्या किया, बैंक से क्या ले लिया, लोन, और हमने 10,000 रुपए बैंक को एज अ इंटरेस्ट देना शुरू कर दिए। अगर वो चीज हमने खुद खरीद ली, अगर हमने वो चीज खुद खरीद, मतलब मेरे पास खुद पैसा होता, सेल्फ फाइनेंस कर देते हम अपने बिजनेस में, पैसा अपने घर से लगा देते हम। ये पैसा हमने खुद दे दिया 10 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए फर्म के अब कहीं जाएंगे, ये जाएंगे नहीं जाएंगे, 1 लाख रुपए कहीं नहीं जाएंगे, बच गए ना। तो ये 1 लाख रुपए जो बचे, ये दिखने में एक्सप्लिसिट कॉस्ट बची है खाली। एज अ लेमैन हम ये जानते हैं कि ये 10,000 रुपए बच गए, मेरी सेविंग हो गई। नहीं, प्रोड्यूसर के एंगल से, कॉस्ट के एंगल से अभी भी ये कॉस्ट है 1 लाख रुपए, जो कि हालांकि इसका पेमेंट नहीं हो रहा है किसी को, लेकिन फिर भी ये क्या है, कॉस्ट। और कौन सी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। इतना ज्यादा लिख दिया। अब इसके बाद आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बहुत सिंपल है। सिमिलर बिजनेसेस जितने परसेंट प्रॉफिट रखते हैं, मतलब एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ में जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं वो कितना प्रॉफिट रखते हैं। मिसाल के तौर पे बाकी सारी दुकानें जो हैं वो 10% प्रॉफिट रख के बेच देती हैं, 100 का खरीदती हैं 110 का बेच देती हैं, ठीक है, 1000 खरीदती हैं 1100 का बेच देती हैं। तो ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ में जो कि हमारी कॉस्ट के ऊपर होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। उसके ऊपर अगर बेचेंगे नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर तो क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या अब नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। आगे यहां तक समझ में।